हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले बच्चों हम जानेंगे कि हमने अपनी पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था। तो बच्चों हमने अपनी पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था, चलिए दोहराते हैं। हमने पढ़ा था धातुओं एवं अधातुओं के बारे में, है ना। जाना था उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों के बारे में, क्या होता है भौतिक और रासायनिक गुण वो भी जाना था। और हमने धातुओं एवं अधातुओं के रासायनिक गुण भाग 1 में पढ़ा था कि क्या क्या है उसमें। और क्या पढ़ा था बच्चों, ऑक्सीजन जो है उसकी अभिक्रियता पढ़ा था। ऑक्सीजन जब अभिक्रिय करता है धातुओं एवं अधातुओं से तो वो क्या क्या देता है, हमने इस बारे में भी पढ़ा था। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों धातुओं एवं अधातुओं के रासायनिक गुण भाग 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अल्मों से अभिक्रियाएं, ठीक है, अल्मों से अभिक्रियाएं, ये जानने के लिए हम पहले जानेंगे बच्चों आखिरकार अल्म क्या होते हैं। अल्म का मतलब होता है बच्चों, इंग्लिश में हम उसे कहते हैं एसिड। ठीक है, एसिड क्या होता है, अल्म क्या होता है बच्चों। जो अल्म जो है वो एक प्रकार का अणु है, ठीक है, एक प्रकार का मॉलिक्यूल है जो बच्चों डोनेट करता है, क्या डोनेट करता है, H+ आयन। ठीक है, और क्या है बच्चों, अल्म जो होता है एक सब्सटेंस होता है, ठीक है, एक पदार्थ होता है जो कि पानी में घुल मिल जाता है। और वो जो उसका टेस्ट होता है, जब आप टेस्ट करेंगे तो वो बच्चों सार, मतलब आपको थोड़ा सा खट्टा टेस्ट देगा। ठीक है, और वो अलग जो कुछ कुछ इंडिकेटर्स होते हैं उनके वो कलर भी बदलते हैं। समझ में आए, तो ये होता है बच्चों अल्म। ठीक है, जो कि बच्चों H+ आयन जो है वो डोनेट करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अधातु सामान्यतः अल्मों से अभिक्रिय नहीं करते। ठीक है, अधातु मतलब नॉन मेटल जो होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, परंतु धातु क्या होता है बच्चों, वो अल्मों के साथ अभिक्रिय करते हैं। ठीक, और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। और वो एक पॉप साउंड आपको सुनने को मिलेगा, पॉप करके एक ध्वनि आएगी। ठीक, जब आप उसको रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करवाएंगे तो एक पॉप करके साउंड आएगा आपको। ठीक है, जब वो जलेगा। कॉपर तनु, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अल्म से गर्म करने पर अभिक्रिय नहीं करता। कॉपर जो तनु होता है बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, अल्म जो है, जब आप उसको गर्म करेंगे उसमें तो वो क्या होता है बच्चों, रिएक्ट नहीं करेगा, परंतु यह सल्फ्यूरिक अल्म से अभिक्रिय कर सकता है। मतलब सल्फ्यूरिक जो एसिड होता है वो उसके साथ रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों धातु प्लस अल्म, ठीक है, धातु मतलब कोई भी मेटल अगर आप एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे आपको क्या देगा बच्चों, वो नमक और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जैसे कि देखिए उदाहरण में हमने लिया है मैग्नीशियम, Mg+ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अल्म, वो उस क्या देता है हमको बच्चों, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन जो गैस है वो दे रहा है। समझ में आया बच्चों कि आखिरकार अल्म क्या होता है, अल्म के साथ अभिक्रियाएं क्या होती हैं। चलिए आगे अब बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिरकार क्षारों का क्या अभिक्रिया होता है, क्षार क्या होते हैं। तो क्षारों से जो अभिक्रियाएं हैं वो जानने से पहले हम देखेंगे कि आखिरकार क्षार जो है वो होते क्या है। क्षार का होता है मतलब बच्चों बेस। ठीक है, बेस जिसे हम कहते हैं हिंदी में क्षार, क्या होते हैं वो एक आयोनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, बेस जो होते हैं वो आयोनिक कंपाउंड होते हैं जो कि बच्चों क्या देते हैं, क्या देते हैं बच्चों, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयंस देते हैं। ठीक है, वो जब पानी में घुलते हैं तो वो नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयंस देते हैं, उन्हें हम कहते हैं बच्चों क्षार मतलब बेस। समझ में आया कि आखिरकार बेस क्या होता है। चलिए अब हम इनके साथ अभिक्रियाएं देखते हैं कि इनका जो अभिक्रिया होता है वो क्या क्या होता है। धातुएं क्षारों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। जो मेटल्स होती है बच्चों, धातुएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, अभिक्रिया करके किसके साथ, बेस के साथ वो क्या देती हैं, हाइड्रोजन गैस वो देती हैं। क्षारों के साथ अधातुओं की अभिक्रियाएं बहुत ही जटिल होती है, मतलब कॉम्प्लेक्स होती है। तो धातु एवं क्षार मतलब धातु प्लस जब क्षार करेंगे तो आपको नमक देगा और हाइड्रोजन गैस देगा। चलिए एक धातु ले लेते हैं जैसे कि जिंक। जिंक को हम क्या करते हैं, अब रिएक्ट करवाते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं NaOH जो कि एक क्षार है, ठीक है, बेस है,
वो क्या देगा, सोडियम जिंकेट, ठीक, और देगा बच्चों हाइड्रोजन गैस देगा। समझ में आया बच्चों? चलिए अब कुछ क्रियाकलाप करते हैं। क्षारों के साथ धातुओं का अभिक्रियाएं वो देखते हैं। एक आपको क्या करनी है, परखनलीय में सोडियम हाइड्रोक्साइड का ताजा विलयन उसके 3-4 टिकिया 5 ml जल में घोल के बनाइए। क्या करना है, आपको एक कंटेनर लेना है, ठीक है। आपको क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का ताजा विलयन मतलब ताजा सॉल्यूशन बनाना है। उसमें 3-4 टिकिया आपको 5 ml में क्या करना है, 5 ml पानी में आपको घोल देना है। इतना समझ में आया? चलिए अब देखते हैं आगे क्या करना है। इसमें एक एल्यूमिनियम की पन्नी का टुकड़ा डाल दीजिए, ठीक है। एल्यूमिनियम, उस जो सॉल्यूशन आपने बनाया उसमें एल्यूमिनियम का पन्नी का टुकड़ा एक डाल दीजिए। एक जलती हुई माचिस की तीली परखनली में वे जो उनका मुंह है, ठीक है, माचिस की तीली उसके पास आप लेके जाइए, ठीक है, उसके पास लेके जाइए। चलिए देखते हैं कि आखिरकार क्या वो दर्शाता है। जब हम माचिस की तीली उसके मुंह के पास लेके जाएंगे बच्चों, तो आपको एक पॉप करके ध्वनि सुनाई देगी, ठीक है, पॉप करके ध्वनि निकलेगी। समझ में आया? तो जो पॉप ध्वनि है हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में ये बनती है बच्चों, इसीलिए आपको पॉप करके एक ध्वनि सुनाई देगी। समझ में आया? हमने देखा कि क्षर के साथ धातुएं जो होती हैं उनकी अभिक्रियाएं क्या होती हैं, और हमने ये भी देखा कि पॉप करके एक हमें साउंड सुनने को मिलता है ना। अब विस्थापना अभिक्रियाएं, ठीक है, विस्थापना के साथ अब हम देखेंगे कि विस्थापना अभिक्रियाएं क्या होती हैं। एक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक, ठीक है, में एक तत्व को दूसरे द्वारा प्रतिस्थापित मतलब रिप्लेस किया जाता है। एक अधिक मतलब एक अधिक प्रतिक्रियाशाली, ठीक है, धातु मतलब हाईली रिएक्टिव जो मेटल होता है, आप क्या करेंगे बच्चों, कम जो लेस रिएक्टिव जो धातु होते हैं मतलब लेस रिएक्टिव मेटल्स को प्रतिस्थापित कर सकता है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं बच्चों, जो एक हाईली रिएक्टिव जो मेटल है वो क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है लेस रिएक्टिव मेटल को, ठीक है। लेकिन बच्चों एक प्रतिक्रियाशाली जो प्रतिक्रियाशील धातु अधिक प्रतिक्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते। मतलब जो लेस रिएक्टिव जो मेटल है वो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको रिप्लेस नहीं कर सकते। समझ में आई ये? चलिए देखिए अब यहाँ पे देख रहे हैं Fe आयरन। आयरन को हमने क्या किया बच्चों, रिएक्ट करवाया CuSO4 से कॉपर सल्फेट के साथ। क्या मिला बच्चों, Cu प्लस FeSO4, ठीक है, आयरन सल्फेट, कॉपर और आयरन सल्फेट मिला। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है कि आयरन जो है बच्चों वो एक हाईली रिएक्टिव मेटल है और वो रिप्लेस कर रहा है कॉपर को, है ना। यहीं पे ये तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, विस्थापना देखने को मिल रही है ना। यहीं पे अगर आप कॉपर को चाहते हैं कि भैया कॉपर जो है वो क्या करे, आयरन को रिप्लेस कर दे, तो ऐसा नहीं हो सकता। कॉपर क्योंकि बच्चों लेस रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव मेटल है, इसीलिए वो आयरन जो कि एक हाईली रिएक्टिव मेटल है वो उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। इसीलिए यहाँ पे आयरन जो है वो कॉपर को रिप्लेस कर रहा है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्रियाकलाप करते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, 100 ml के 5 बीकर लीजिए, ठीक है, उसमें ABCD और E का जो चिन्ह लगा दीजिए पांचों में, ठीक है। फिर क्या करना है, प्रत्येक बीकर में लगभग 50 ml जल लीजिए, ठीक है। सारे बीकर में इक्वल जो अमाउंट ऑफ वाटर होगा 50 ml का ही आपको पानी लेना है, ठीक। प्रत्येक बीकर में चित्र में दर्शाए, अब देखिए आगे आपको एक चित्र देखने को मिलेगा, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पे 5 बीकर आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। पांचों में आपको क्या क्या करना है बच्चों, 50 ml का पानी लेना है, सेम लेवल रहेगा, ठीक है। अब आपको पहले में कॉपर सल्फेट और जिंक, ठीक है, उसमें डाल देना है। दूसरे में क्या डालना है बच्चों, कॉपर सल्फेट और आयरन, ठीक है। अब तीसरे में क्या डालना है, जिंक सल्फेट और कॉपर डालना है। चौथे में बच्चों हमें आयरन सल्फेट और कॉपर डालना है। पांचवें में जिंक सल्फेट और आयरन डालना है, ठीक है। ये जो सारा है हमको एक एक बीकर में एक एक करके डालना है, ठीक। अब हम देखते हैं कि आखिरकार इनका इंजाम क्या हमें मिलता है, ठीक है। बीकर ए जो कि आप उसमें जब देखेंगे थोड़ी देर के बाद,
तो नीला रंग का अदृश्य, जो नीला रंग होता है बच्चों वो अदृश्य हो जाएगा, ठीक है। और बीकर के पेंदे में कॉपर का लाल जो है वो चूर्ण आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वो नीचे की जो परत है बीकर की, आपको लाल चूर्ण देखने को वहां पे मिलेगा, और नीला रंग जो है बच्चों वो अदृश्य हो जाएगा। समझ में आया? बीकर बी में नीला रंग अदृश्य हो जाता है और हरा रंग घटित हो जाता है। नीला रंग जो होगा वो बच्चों हट जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, और हरा रंग वहां पे घटित हो जाता है, आ जाता है। समझ में आया? लेकिन बीकर सी, डी और ई में वहां पे आपको देखने को मिलेगा कोई परिवर्तन नहीं है, वो जैसा था वो वैसा ही है। ऐसा क्यों है, चलिए जानते हैं। देखिए, बीकर ए में जिंक कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है से कॉपर को विस्थापित करता है। प्रतिक्रिया को निम्नानुसार दर्शाया जा सकता है। देखिए, बीकर ए में क्या हुआ बच्चों, जो जिंक कॉपर सल्फेट है उस सोल्यूशन से कॉपर को विस्थापित कर दिया गया, ठीक है। इसी प्रकार क्या किया गया, बीकर बी में भी ऐसा ही किया गया, लेकिन बीकर सी, डी और ई में विस्थापना जो है वो नहीं हुई। क्यों नहीं हुई बच्चों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं बच्चों, रिप्लेस कर सकते हैं लेस रिएक्टिव मेटल्स को, है ना। लेकिन जो लेस रिएक्टिव जो मेटल्स हैं वो क्या करेंगे बच्चों, जो हाईली रिएक्टिव जो धातुएं होती हैं उनको क्या करेंगे, वो विस्थापना उनकी नहीं कर सकते। समझ में आया? तो ये जो हमने एक्सरसाइज यहाँ पे किया है इसमें हमें यही देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे बच्चों धातुओं एवं अधातुओं के उपयोग के बारे में। क्या है ये उपयोग, चलिए जानते हैं। उर्वरकों मतलब फर्टिलाइजर्स में अधातु और धातु का उपयोग कैसे होता है। अधातु जिनका उपयोग उर्वरकों मतलब फर्टिलाइजर्स, जो पेड़ पौधे होते हैं बच्चों उनकी वृद्धि के लिए हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स का उपयोग करते हैं। तो जो फर्टिलाइजर्स जो है बच्चों उसमें आपको अधातु और धातु जो है वो ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे खेतों में आपने देखा होगा जब खेत की फसल होती है हम उसमें क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स ऐसे छिड़कते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कि जो खेतों में जो हमारे अनाज है वो उनकी वृद्धि हो, जो कीड़े मकोड़े हों उनका नाश हो जाए, इसीलिए हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स डालते हैं, ठीक है। उदाहरण में आपको देखने को मिलेगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, कुछ जो धातुओं का उपयोग उर्वरकों में भी किया जाता है, जैसे कि पोटाशियम और पोटाशियम क्लोराइड। समझ में आया? चलिए और देखते हैं इनके क्या क्या उपयोग हैं। अब आपके लिए एक प्रश्न है, ठीक। यदि जिंक मतलब जस्ता तांबे की जगह ले सकता है तो कॉपर जिंक की जगह क्यों नहीं ले सकता? चलिए आप बताइए। तो बच्चों क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि हमने अभी ही पढ़ा है कि जो हाईली रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं, जो धातुएं होती हैं, वो जो लेस रिएक्टिव जो होते हैं, कम जिसका रिएक्शन अभिक्रिय होता है, उन धातुओं को क्या करता है बच्चों, वो रिप्लेस कर सकता है। लेकिन जो लेस रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं बच्चों, वो ज़्यादा जो रिएक्ट करते हैं मेटल्स को, वो क्या करते हैं, अभिक्रिया नहीं कर सकते, मतलब वो उनको रिप्लेस नहीं कर सकते। समझ में आया? अब हम देखेंगे बच्चों औषधियों में भी अधातु का जो है वो उपयोग किया जाता है। चलिए जानते हैं। देखिए, आयोडीन जो है वो बैंगनी रंग का एक घोल होता है, ठीक है, जो कि जब हमें घाव लग जाते हैं या फिर कभी इंजरी जब हो जाती है तो वो एंटीसेप्टिक का वो काम करता है, ठीक है। तो वो एक प्रकार का क्या है, अधातु है। समझ में आया? वैसे ही क्लोरीन एक अधातु है। पानी के जो पीने के शुद्धिकरण जिसे हम कहते हैं फिल्टर वाटर, ठीक है, जो हम फिल्टर वाटर पीते हैं, ठीक है, उसमें क्लोरीन पाया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है। सल्फर का उपयोग बच्चों फंगिसाइड, ठीक है, के रूप में भी किया जाता है। समझ में आया? आपने देखा कि औषधि में जो अधातु होते हैं किस प्रकार उनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अब आपने देखे होंगे जो दिवाली में हम बच्चों पटाखे बुलाते हैं, या फिर जैसे कि शादियों में आपने देखा होगा पटाखे जो जलाते हैं हम लोग, उनमें जो अधातुओं का कौन कौन से अधातुओं का उपयोग किया जाता है, चलिए जानते हैं। पटाखों में इस्तेमाल होने वाले अधातु जैसे सल्फर और फास्फोरस, ठीक है। द्रव्य हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन के भी रूप में किया जाता है, ठीक है। तो पटाखों में बच्चों आपको मिलेगा
सल्फर और फॉस्फोरस देखने को, वो एक प्रकार के अधातु होते हैं, ठीक है। और द्रव्य जैसे हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट के जो ईंधन होते हैं बच्चों, उसके रूप में आपको देखने को मिलेगा। समझ में आया? चलिए, अब आप सबके लिए एक प्रश्न है। क्या है वो प्रश्न? अधातु जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और सभी जीवित प्राणी श्वसन के दौरान अंदर वो लेते हैं, कौन सा वो अधातु है? आप बताएंगे। चलिए बताइए बच्चों। हाँ, सही समझा आपने। तो बच्चों, ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन है वो एक प्रकार का अधातु है और इसी को हम अंदर ग्रहण करते हैं और इसी की वजह से हम बच्चों जीवित भी हैं। तो इसीलिए वो एक प्रकार का अधातु है जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। समझ में आया? अब देखिए, दैनिक जीवन में जो धातु हैं वो किस प्रकार हमारे काम आते हैं, ठीक है। कौन कौन से वो धातु हैं जो कि हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं, चलिए जानते हैं। अब जैसे धातुओं का उपयोग मशीनरी, ऑटोमोबाइल, हाईवे जहाज, ट्रेन, अपग्रह, ठीक है, औद्योगिक जैकेट, खाना पकाने के बर्तन, ठीक है, पानी के बॉयलर आदि, इन सारी चीज़ों में आपको देखने को मिलेगा धातुओं का प्रयोग, ठीक है। इसीलिए वे हमारे दैनिक जीवन में क्या होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, इन सारी चीज़ों में धातुओं का उपयोग देखने को मिलेगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। बैटरी और सेल के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस। अब हम देखेंगे बैटरी और सेल में जो एप्लीकेशंस होते हैं वो किस प्रकार होते हैं। लेड का उपयोग कर या कार की बैटरी बनाने के लिए उनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। लेड जो होता है बच्चों, उनका उपयोग कार और बैटरी के बनाने के लिए किया जाता है। ग्राफाइट जो होते हैं, ग्राफाइट के रूप में कार्बन जो है बच्चों, उनका उपयोग इलेक्ट्रोलाइट कोशिकाओं और शुष्क कोशिकाओं के इलेक्ट्रोड बनाने के लिए किए जाते हैं, ठीक है। ग्राफाइट जो एक रूप होता है उसका कार्बन जो है, ठीक है, कार्बन जो है उसका जो एक ग्राफाइट रूप होता है वो किसमें उपयोग होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक जो कोशिकाएं हैं और शुष्क कोशिकाएं हैं, ठीक है, उनके इलेक्ट्रोड बनाने के लिए। टॉर्च बैटरी बनाने के लिए जिंक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आपने देखा कि बैटरी और सेल के जो एप्लीकेशन है किस प्रकार किए जा रहे हैं। समझ में आया? चलिए, अब एक पतली चादर के रूप में प्रयुक्त जो धातु हैं बच्चों, उनका उपयोग किया जाता है। किस किस में किया जाता है, चलिए जानते हैं। एल्यूमिनियम फॉयल, आपने देखा होगा कि जब हम खाना रैप करते हैं, जब कभी हम सफ़र कर रहे हो या फिर कहीं हम दूर जा रहे हैं जिससे कि खाना हमें फ्रेश चाहिए, है ना, और गर्म होना चाहिए, तो हम किसका उपयोग करते हैं बच्चों, एल्यूमिनियम फॉयल, ठीक है, उस पन्नी का उपयोग करते हैं जिससे खाना की एकदम हमारा फ्रेश रहे। तो उनमें देखने को मिलेगा बच्चों, और जो पन्नी का उपयोग दवाइयों में भी आपको देखने को मिलेगा। वो जो होते हैं दवाइयाँ जब पैक की जाती है उसमें भी आपको देखने को मिलेगा उनका पैकेजिंग होता है। और बच्चों, सिगरेट और खाद्य की सामग्री की पैकेजिंग जो होती है वो भी की जाती है, ठीक है। मिठाइयों को सजाने के लिए चांदी और सोने की बनी जो परत होती है, आपने पतली सी परत देखी होगी, वो भी जो पन्नी देख रहे हैं आप, उनका उपयोग किया जाता है मिठाइयों। और किसका मिठाइयों में बच्चों, सोने और चांदी की एक पतली परत जो होगी आपको देखने को मिलेगी। समझ में आया? तो ये भी एक प्रकार के जो धातु हैं वही हैं, ठीक है। चलिए, अब उत्प्रेरक मतलब कैटलिस्ट के रूप में धातु क्या है वो, हैबर विधि, मतलब जो हैबर प्रोसेस होता है उसके द्वारा अमोनिया गैस के निर्माण में लोहे का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है, मतलब कैटलिस्ट के रूप में किया जाता है। हैबर जो प्रोसेस है, अमोनिया गैस के निर्माण के लिए लोहे का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है, मतलब लोहे का जो उपयोग है वो कैटलिस्ट के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। समझ में? किसमें? हैबर विधि, मतलब हैबर प्रोसेस में। वेनेडियम का उपयोग मतलब सल्फ्यूरिक एसिड उत्पादन के लिए रासायनिक उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। किसका? वेनेडियम। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्प्रेरक जो है बच्चों, उसके जो रूप में जो धातु है और भी है अपेक्षाकृत कम लागत, मतलब लो कॉस्ट के कारण बच्चों निकल जो होता है उसको एक अच्छा उत्प्रेरक माना जाता है,
क्योंकि लो कॉस्ट होता है किसका, निकल का, इसलिए उसको क्या मानते हैं हम, एक अच्छा कैटलिस्ट मानते हैं, उत्प्रेरक मानते हैं। ठीक, इसका उपयोग संश्लेषण गैस के उत्पादन के एक विषम उत्प्रेरक मतलब हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट के रूप में किया जाता है, समझ में, जिसे सिग्नस मतलब के रूप में भी जाना जाता है, सिग्नस। ठीक है, एक ईंधन स्रोत जिसमें हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड और कुछ मामलों में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, समझ में। एल्यूमिनोसिलिकेट्स जो होते हैं उनका उपयोग बच्चों पेट्रोकेमिकल निर्माण के लिए उत्प्रेरक के रूप में उनका किया जाता है। किनका, एल्यूमिनोसिलिकेट्स जो होते हैं उनका उपयोग जो है बच्चों पेट्रोकेमिकल के निर्माण के लिए मतलब उत्प्रेरक के रूप में उनका उपयोग किया जाता है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप सबके लिए एक प्रश्न है, उस धातु का नाम बताइए बच्चों जिसका उपयोग लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए किया जाता हो। चलिए अब आप बताइए मुझे कि कौन सा वो एक धातु है जिसका जो हम उपयोग करते हैं लोहे में जंग लगने से बचने के लिए। ठीक है, चलिए तो बच्चों वो है जिंक। ठीक है, जिंक जो होता है उसका हम उपयोग करते हैं लोहे को जंग लगने से बचने के लिए, समझ में आया। चलिए अब हमने जो भी पढ़ा है बच्चों हम उसको दोहराएंगे कि आखिरकार हमने अपनी पूरी क्लास में इस अध्याय में क्या क्या पढ़ा, है ना। चलिए तो हमने क्या पढ़ा था बच्चों, धातुओं में क्या होता है, चमक होता है। ठीक, लेकिन अधातुओं में क्या होता है बच्चों, चमक नहीं होती। ये क्या दिखा रहा है आपको, भौतिक जो है गुण दिखा रहा है वो किसका, धातुओं एवं अधातुओं का। ठीक है, वैसे ही धातु क्या होते हैं, अघात वर्धनीय होते, मतलब मिलिएबिलिटी आपको उसमें देखने को मिलेगी, मतलब वो अपने जो रूप है वो आकार बदल सकते हैं। लेकिन अधातु जो होते हैं बच्चों उसमें आपको मिलिएबिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। वैसे ही तन्यता, धातुओं में आप देखेंगे बच्चों तन्यता जो होती है वो आपको देखने को मिलेगी, लेकिन अधातुओं में जो तन्यता होती है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, उष्म जो होते हैं और विद्युत धातुओं के सुचालक होते हैं, मतलब दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जो उष्म और विद्युत जो होते हैं वो अधातुओं के क्या होते हैं, कुचालक, मतलब दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। धातुएं जब जोर से टकराती हैं तो वो बजती हैं। ठीक है, क्या होता है बच्चों, जब धातुएं क्या होती हैं, जब टकराती हैं जोर से, है ना, या फिर आप जमीन पे उनको गिरा दीजिए या फिर उसको टकराइए एक दूसरे से, तो वो एक बहुत ही ज़्यादा तेज से आपको ध्वनि सुनाई देगी। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे जो अधातुएं होती हैं उनमें ये प्रॉपर्टी नहीं रहती है। समझ में आया। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं बच्चों, सोनरस। ठीक है, समझ में आया। दहन करने पर धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिय कर धातु ऑक्साइड बनाते हैं जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, मतलब जलाने से बच्चों जो धातु ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, ठीक है, मेटल जो ऑक्साइड होते हैं वो जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेंगे, मेटल ऑक्साइड्स, मतलब धातु ऑक्साइड बनते हैं। और जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है, वो बेसिक होते हैं। समझ में आया। चलिए और कौन कौन से बच्चे हमने चीज़ें पढ़ी हैं। कुछ जो धातु होते हैं जल से अभिक्रिय कर धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अधातु जल से अभिक्रिय नहीं करते। ठीक, अधातु जो होते हैं वो पानी के साथ रिएक्टिव नहीं होते, पानी के साथ आपको रिएक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। धातु अम्ल से अभिक्रिय करते हैं और धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। सामान्यतः अधातु अम्लों से अभिक्रिय नहीं करते। ठीक है, कुछ धातु क्षारों से अभिक्रिय कर हाइड्रोजन गैस देते हैं। समझ में आया। अब देखिए अब क्या होगा कि अधिक जो अभिक्रियशाली जो धातु होते बच्चों, कम अभिक्रियशाली धातुओं को उनके धातु यौगिकों के जलीय विलयन में विस्थापित कर देते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जो हाईली रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव जो मेटल होते हैं उनसे क्या करते हैं, विस्थापित वो कर सकते हैं। लेकिन जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं बच्चों वो क्या करते हैं, हाईली जो रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको विस्थापित नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
और धातुएं और एवं अधातुओं के जो आपको देखने को मिलेगा हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी उनके उपयोग हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने इस अध्याय में पढ़ा है। समझ में आया? चलिए बच्चों, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में एक नए अध्याय के साथ। तब तक आप धातुओं एवं अधातुओं जो हैं उनके बारे में पढ़ते रहिए, उनके गुणों के बारे में पढ़ते रहिए, उनके रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ते रहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में आप जानते रहिए।